हेलो एवरीवन, मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमिनिया में। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 से एक गज़ल नहीं रुबाइयाँ लेकर आए हैं। गज़ल और रुबाइयाँ अलग अलग विधा है, वो हम बाद में बताएंगे, और उसके रचयिता है फिराक गोरखपुरी। सबसे पहले हम आपको रुबाइयों के विषय में समझा देते हैं कि रुबाइयाँ क्या होती हैं। वैसे तो गज़ल और रुबाइयाँ एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, लेकिन यदि इनकी परिभाषाओं पर जाए और ध्यान से देखें तो रुबाइयों में मुख्यतः रूप से 4 पंक्तियाँ होती हैं। पहली और जो दूसरी और चौथी पंक्ति है वो तुकांत शैली में मिलाई जाती है, यानी तुक के आधार पर उनको मिलाया जाता है, और तीसरी पंक्ति है वो स्वतः ही स्वच्छंद होती है। शेर कहे नहीं जाते हैं, स्वयं गढ़े जाते हैं। लेकिन रुबाइयों के विषय में कहा गया है कि रुबाइयाँ जो शायर हैं या रुबाईकार हैं, गज़लकार हैं, वो अपनी रुबाइयों के आधार पर मुख्यतः रूप से यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के मनुष्य के जीवन से संबंधित। और यहाँ पर रुबाइयों में फिराक गोरखपुरी जी ने वात्सल्य रस नाम से स्पष्ट है, माता का अपने शिशु के प्रति जो प्रेम होता है, और इसके साथ साथ भाई का बहन के प्रति जो पवित्र प्रेम होता है, उसके विषय में यहाँ पर आपके सामने रुबाइयाँ चित्रित की हैं। तो चलिए फटाफट हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फिराक गोरखपुरी जी रुबाइयों के अंतर्गत एक संदेश देते हुए क्या कहते हैं। आंगन में चांद का टुकड़ा लिए टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह के हवा के झोंकों को लोका देती है, या हवा में जो लोका देती है गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत रुबाइयाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत सुप्रसिद्ध जो रुबाईकार हैं फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयों से अवतरित हैं। प्रस्तुत रुबाइयों में यहाँ पर जो फिराक गोरखपुरी जी ने माता का अपने शिशु के प्रति जो प्रेम होता है उसको व्यक्त किया है कि किस प्रकार से एक माता अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर विभिन्न प्रकार से अपने प्रेम को उसके प्रति प्रदर्शित करती है, दिखाती है। तो यहाँ पर जो सरलाट करते हुए लिख सकते हैं, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को। चांद का टुकड़ा मीन्स उनका बेटा, किनका? एक माता का। एक माता अपने बेटे को अब अपने घर से बाहर आंगन में लेकर अपनी गोद में लेकर खड़ी हुई है। बेटा किसके समान है? चांद जैसा सुंदर है। हाथों में झुलाती है उसे गोद भरी। गोद में ले रखा है एक माता ने, लेकिन गोद से वह अपने हाथों में उसे इधर उधर करके झुला रही है, यानी गोद से उतार कर उन्होंने किस में ले लिया? अपने हाथों में उसको ले लिया। रह और बार बार रह के हवा के लोको देती है, यानी हवा में उछाल देती है। सबसे पहले तो क्या कहा गया है कि एक माता अपने बच्चे को अपने घर के आंगन में गोद में लिए हुए है, लेकिन गोद के उपरांत उन्होंने अपने बेटे, बच्चा किसके समान है? चांद जैसा सुंदर है, और उसी चांद जैसे सुंदर बच्चे को माता ने क्या किया है? गोद से उतार कर अपने हाथों में ले लिया है। और वह पुनः बार बार क्या करती है? हवा के लोको, हवा के समान क्या है? उसको ऊपर उछाल देती है, गूंज उठती है। और जैसे ही बच्चे को ऊपर उछाला जाता है तो उसी समय खिलखिलाते बच्चे की हंसी। बच्चा बहुत खुश होता है, उसका हृदय है वो गदगद हो जाता है। जैसे ही हवा में उछाला जाता है तो बच्चा खिलखिलाकर हंसता है, और बच्चे की खिलखिलाहट से घर का कोना कोना और घर का आंगन क्या है? वो बच्चे की मधुर मुस्कुराहट से गूंज उठता है, यानी चारों तरफ बच्चे की हंसने की किलकारियाँ क्या है? वो सुनाई देती हैं, जिससे आसपास का जो वातावरण है, आसपास घर का कोना कोना है, आंगन है, वो गुंजायमान हो जाता है। नेक्स्ट वाली रुबाइयों में फिराक गोरखपुरी जी क्या कहते हैं? नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए केसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े। अब यहाँ पर बच्चे को नहलाया धुलाया जाता है
किस प्रकार से, जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसका पालन पोषण लालन पालन सब उसकी माँ को करना होता है, माँ ही उसको नहलाती है धुलाती है खाना खिलाती है आदि बातों का यहाँ पर वर्णन किया है। और वर्णन करते हुए यहाँ पर फिराक गोरखपुरी जी क्या कहते हैं, नहला के छलके छलके निर्मल, निर्मल होता है पवित्र, साफ स्वच्छ पानी से माता अपने चांद जैसे शिशु को नहला देती है, नहला के उसको स्वच्छ बनाती है। और पानी कैसा है, साफ सुथरा है, पवित्र है, एक तरह से निर्मल जल है, साफ पानी है और उसमें नहला देती है। उलझे हुए केसुओं, केसुआ होता है बाल, जो नहलाने के कारण बच्चे के जो बाल हैं वो उलझ जाते हैं, तो उन्हीं उलझे हुए बालों को माता बड़े प्रेम से कंघी करती है, कंघी करती है, उनकी मांग निकालती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, और बच्चा भी बड़े प्रेम से गदगद होकर अपनी माता के मुंह को ताक रहा है बड़े प्रेम से। यहाँ पर आगे बताया बड़े स्नेह से बड़े प्रेम से क्या है, बच्चा भी अपने माता के चमकते हुए मुख को ताक रहा है, देख रहा है। जब उसकी माता जब घुटनियों में लेकर, जब अपने घुटनों में अपनी गोद में लेकर माता अपने छोटे से बच्चे को बड़े प्रेम से बड़े लाड से कपड़े पहनाती है, तो उस समय बच्चा भी अपनी माता के चमकते हुए खुशी से युक्त चेहरे को देख रहा है, ताक रहा है, टकटकी लगाकर देख रहा है। नेक्स्ट, दीपावली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक लावे। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। यहाँ पर हिंदुओं का जो प्रसिद्ध त्यौहार है दीपावली, उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। और चित्रण करते हुए वर्णन करते हुए क्या कहते हैं फिराक गोरखपुरी जी, दीपावली की शाम, दीपावली से पहले सब अपने घरों की सफाइयाँ करते हैं, साफ़ सुथरा स्वच्छ बनाते हैं, घर का कोना कोना जो साफ़ करते हैं और जो कूड़ा कचरा है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी यही प्रसंग चित्रित किया आपके सामने और कहा गया है दीपावली की शाम, जैसे ही दीपावली की शाम आती है तो पुते और सजे, साफ सुथरे जिसको लीपा गया है और घर को सजाया गया है, उस घर के कोने कोने में चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। उसकी माता यानी बच्चे की माता क्या है, वो चीनी से बने हुए खिलौने क्या है ला रही है और उनको सजा रही है। वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक लावे, यानी चीनी मिट्टी के खिलौनों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो रंग बिरंगे दिए हैं वह भी घर के कोने कोने में लगा रही है। बच्चा भी अपनी माता द्वारा किए गए कार्यों को चुपचाप देख रहा है। और क्या कहा गया है नेक्स्ट वाली पंक्ति में, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। बच्चा जिद कर लेता है क्योंकि बच्चे ने भी क्या किया है, मिट्टी से एक छोटा सा घर बनाया है और बच्चा बार बार जिद करता है और कहता है अपनी माता से कि एक सुंदर सा दिया मेरे मिट्टी के घर में भी लगाइए। और माता बड़े प्रेम से, उस बच्चे की माँ बड़े प्रेम से बच्चे द्वारा बनाए गए जो मिट्टी के घरौंदे, मिट्टी के घर में एक दिया जलाती है और उस दिए की रोशनी, उस दिए की जो लो की आभा है वह उस रूपवती यानी उसकी माता के चेहरे पर दमक रही है। नेक्स्ट वाली पंक्तियों में क्या कहते हैं, आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, दर्पण में दे उसे कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। अब बच्चा अपने बाल सुलभ क्रियाओं के कारण क्या करता है, हठ जिद करना शुरू कर देता है। तो माता उसे विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करके समझाती है, लेकिन बच्चा भी जिद्दी होता है और जिद के कारण एक अनोखी सी जिद कर बैठा है अपनी माँ से और माँ के सामने बड़ी समस्या आ जाती है, लेकिन फिर भी हर एक समस्या का समाधान उनके पास होता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया, बच्चा जिद से भरकर अपने आंगन में रूठ कर बैठा है। ठुनक रहा है मीन्स रूठ कर बैठने का अभिनय कर रहा है, अपने आंगन के बीच में वह रूठ कर बैठ जाता है। और क्या कहा है, बालक तो हुई चांद पे ललचा, लेकिन बालक का जो मन है ऊपर आसमान में चंद्रमा क्या है वो चमक रहा है।
रात्रि हो चुकी है। जो चंद्रमा है वह उनके आंगन में ठीक बीच में क्या है वो चमक रहा है। बच्चे की नजरें जैसे ही चंद्रमा पर पड़ती हैं तो बच्चा चंद्रमा के प्रति लालायित हो उठता है। उसके मन में भी जिज्ञासा होती है कि मुझे चंदा चाहिए, यानी आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा उसको चाहिए। और क्या कहता है कि मुझे तो चंद्रमा जैसा खिलौना यही, यानी चंद्रमा ही मुझे चाहिए। उसकी माँ के सामने समस्या आ जाती है, विभिन्न प्रकार की बातों से उसे बहलाती हैं, लेकिन फिर भी बच्चा मानता नहीं है, जिद करके बैठा है। तो नेक्स्ट वाली पंक्तियों में उसकी समस्या का समाधान किया गया और क्या बताया है, दर्पण उसे दे के उसकी माता बड़ी समझदार है, उसे एक आईना दे देती। दर्पण मीन्स होता है आईना, शीशा। उसके हाथों में एक शीशा थमा देती है और देख के कह रही है उसकी माँ उसे बहलाती है, समझाती है और क्या कह रही है, उसके हाथों में शीशे को, दर्पण को थमा देती है, आईना दे देती है और देख आईने में। और बच्चे को आईने जो आकाश का प्रतिबिंब है, यानी चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है, छाया है, वो शीशे में दिखाई दे रही है। बच्चे के हाथ में शीशा है और समझाती हुई कहती है कि देख तेरे शीशे में, यानी तेरे हाथों में क्या हो गया है, चंद्रमा उतर कर आया है। और बच्चा अपने हाथों में जो दर्पण ले रखा है और उसकी प्रतिबिंब उस दर्पण में चमक रही है, तो चमकते हुए चंद्रमा को देखकर वह बच्चा बड़ा खुश होता है, क्योंकि अब उसके हाथों में वह आ चुका है। नेक्स्ट वाली पंक्तियों में क्या कहा गया है, पहले यहाँ पर दीपावली जैसे त्यौहार का वर्णन किया था, लेकिन अब यहाँ पर भाई बहन के जो पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन त्यौहार होता है उसका यहाँ पर वर्णन किया है। और क्या कहते हैं, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रही हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। यहाँ पर फिराक गोरखपुरी जी ने भाई बहन के पवित्र प्रेम रक्षाबंधन जैसे त्यौहार का, पावन त्यौहार का वर्णन किया है। और क्या कहते हैं, रक्षाबंधन की सुबह, रक्षाबंधन जैसे पावन त्यौहार के दिन सुबह सुबह भाई बहनें नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। और रक्षाबंधन की सुबह क्या है, रस की पुतली, जो आँखों की पुतली है वह चमक रही है, यानी भाई बहन के मध्य क्या वो पवित्र प्रेम की रस भरी धारा क्या है वो बह रही है। बड़े खुश होते हैं भाई और बहन रक्षाबंधन के त्यौहार वाले दिन। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की आसमान। नेक्स्ट वाली पंक्तियों में फिराक गोरखपुरी जी क्या कहते हैं, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई बहन के बांधती चमकती राखी। यहाँ पर भाई बहन का जो पवित्र त्यौहार होता है, पावन रक्षाबंधन के त्यौहार का यहाँ पर वर्णन किया है फिराक गोरखपुरी जी ने। और भाई बहन के पवित्र पावन प्रेम के प्रतीक जो रक्षाबंधन के त्यौहार का वर्णन करते हुए फिराक गोरखपुरी जी क्या कहते हैं, रक्षाबंधन की सुबह, जैसे ही रक्षाबंधन जैसे पावन त्यौहार की सुबह होती है तो भाई बहन सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। और क्या कहा है, रस की पुतली, बड़े खुश होते हैं, उनकी आंखें चमक रही हैं। नेक्स्ट बताया है छाई है, और उसी दिन जो आसमान में है वो काली घटा छा चुकी है, यानी मौसम क्या है वो बदल गया है। आसमान में क्या है, हल्की हल्की काली घटा छाई है, गगन की हल्की हल्की, ऊपर आसमान में हल्की हल्की सावन के जो महीने में हल्की काली घटा क्या है वो छा गई है। यानी घटा का संबंध क्या है, जैसे ही घटा काली घटा छा जाती है तो आसमान में क्या है वो बादल उमड़ घुमड़ कर क्या है छा जाते हैं। और जैसे ही बादल उमड़ घुमड़ कर छाते हैं तो उनके सीने पर बिजली, चमकीली बिजली क्या है वो चमकने लगती है। यानी घटा का जो सावन का संबंध घटा से है, ठीक उसी प्रकार से भाई बहन के पवित्र प्रेम का यही संबंध यहाँ पर चित्रित किया है। नेक्स्ट वाली पंक्तियों में क्या कहते हैं, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। लच्छे मीन्स जैसे राखी होती है तो राखी के जो किनारे, यानी जो डोर के किनारे होते हैं उनको लच्छे बोला गया है। जैसे कलाई पर बांधते हैं तो बांधने के बाद जो लटकते हुए जो लच्छे हैं वह लच्छे बिजली के समान, यानी
आसमान में चमकने वाली बिजली के समान वह लच्छे भाई के कलाई पर जैसे ही बहन राखी बांधती है तो वह चमकते हुए लच्छे बिजली के समान प्रतीत हो रहे हैं, यानी बिजली की चमक उन लच्छों में उभर कर आई है। डोर के जो लच्छे हैं, राखी के जो लच्छे हैं, उनमें उभर कर आई है। भाई की है बांधती चमकती राखी, और वही बिजली जैसी चमकती हुई राखी क्या है, बड़े प्रेम से बड़े मनोयोग से जो बहन है वो भाई की कलाई पर बांधती है, और भाई भी बड़ा खुश होकर उसकी रक्षा करने का जो वचन है उसको देता है। तो ये हमारी गज़ल है। इसकी जो विशेषता है इस प्रकार से देख लेते हैं कि प्रस्तुत गज़ल में फिराक गोरखपुरी जी ने उर्दू, फारसी और हिंदी के लोक प्रचलित शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया है। चुस्त मुहावरेदार शैली का यहाँ पर प्रयोग किया है। मुहावरों का भी चुन चुन कर यहाँ पर प्रयोग किया है, जैसे चमकते लच्छे, काली घटा, और इस तरह से बहुत सारे ऐसे जो एक तरह से अपनी भाषा को सुंदर बनाने के मुहावरेदार जो भाषा शैली अपनाई है। नेक्स्ट है अनुप्रास है, रूपक है, उपमा अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग किया है, जैसे दमकती हुई जो दिए की लो है वह रूपवती माता के चेहरे की चमक बढ़ा रही है। नेक्स्ट है भाई बहन के पवित्र प्रेम रक्षाबंधन के त्यौहार का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो जल्दी ही हम आपके सामने अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।